हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है, जो GS2 पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल ट्रस्ट ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड रूट का इस्तेमाल करके किसी कॉर्पोरेट डोनेशन को अननेम्ड, ध्यान दीजिएगा, अननेम्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के तहत इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इस स्कीम के तहत इस ट्रस्ट का मेन काम ये होता है कि वह किसी डोनर से पैसे लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, यानी वो पार्टीज़ जो इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए फंडिंग लेकर के उन तक पहुंचाती है। साथ में किसने पैसा दिया और किसने पैसा लिया, किस पार्टी ने पैसा लिया, उसकी पूरी ये लिस्ट रखती है। पर पहली बार इसने अननेम्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डोनेशन लिया है। इट मीन्स उसने पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। यही हमारा मेन इशू भी है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम और इनकम टैक्स रूल का जो स्पिरिट है, उसके पर्पस को यह डिफीट करता है, यह ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करता है। कहीं ना कहीं इट रिटेन्स दी एनोनिमिटी, और कहीं ना कहीं यह सवाल भी उठता है कि सोर्स ऑफ मनी भी एनोनिमिटी में आती है इसमें, जिसकी वजह से ब्लैक मनी का सर्कुलेशन, ब्लैक मनी का फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, करप्शन का ऑप्शन खुला होता है। हो सकता है यह मनी जो है फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन से आया हो, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉरेन फंडिंग अलाउड नहीं है। और यदि कॉर्पोरेट डोनेशंस दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है कि बदले में उन्हें कुछ मिले, टिट फॉर टैट एटीट्यूड हो, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, राइट। करोड़ों करोड़ों रुपए पार्टीज़ को ये देते हैं कॉर्पोरेट्स, सो बिना मतलब के तो नहीं देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मेन पर्पस ये था कि ब्लैक मनी को कर्व करना है, ताकि डोनर की एनोनिमिटी भी बनी रहे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फंडिंग मिलती रहे विथ लीगल चैनल, यानी चेक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, बट फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मिशन कर्मयोगी को लेकर के। यह GS2 के गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सरकार ने एक टास्क फोर्स इस्टेब्लिश किया मिशन कर्मयोगी के लिए। मिशन कर्मयोगी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिशन कर्मयोगी जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटिंग मिशन कर्मयोगी के नाम से पूरा जाना जाता है। इसका मुख्य पर्पस ये था कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। बट कैपेसिटी बिल्ड मतलब रूल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं। इट वाज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम रूल बेस्ड ट्रेनिंग टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग। यानी कि सिविल सर्वेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ब्रिटिश मॉडल को अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत वो रूल्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं इंस्टीड ऑफ इस रूल का पर्पस क्या था। यह लोगों के प्रति इनसेंसिटिव रहते हैं, उनके ग्रीवांस को कहीं ना कहीं उतना तवज्जो नहीं देते हैं। सो यदि इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया तो इट विल बी लाइक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। दैट्स द मेन एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट न्यूज़ है SCO को लेकर के। SCO का फुल फॉर्म होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शांघाई बिल्कुल भी नहीं है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसे शांघाई 5 के नाम से जाता था, यानी शांघाई 5 मीन्स शांघाई प्लस 5 कंट्रीज, यानी 6 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसके सेंटर में था चाइना, देन कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, राइट। ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान इससे जुड़े और आज के समय में 8 कंट्रीज हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर के। GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन और GS3 की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में यह था कि यूरोप से पहली बार इंडिया के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शुरू हुआ है, जिसके तहत एक ट्रेन चलाई गई है जो कि फिनलैंड से स्टार्ट हुई है, और उसमें जो कॉन्साइनमेंट है वो इंडिया तक पहुंचेगा। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, 7200 किलोमीटर लंबा, और ये 2000 में ही स्टैब्लिश हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। इट इज़ इन रशिया एंड द फाउंडिंग मेंबर्स वेयर इंडिया, रशिया एंड ईरान। इसका मेन पर्पस ऑब्वियसली इकोनॉमिक है।
ट्रांसपोर्ट का जो समय है, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है, इससे काफ़ी कट होता है। ये ट्रेडिशनल रूट था जो फॉलो किया जा रहा था, पहले लैंड से फिर समुद्री रास्ते के थ्रू फिर ये इंडिया में होकर के आता था। अब जो है ये रशिया से इस रास्ते से होकर के जाएगा, यानी सेंट्रल एशिया से पहले अब होकर के जाएगा, पहले पूरा यूरोप का राउंड लगाकर अफ्रीका से होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए आता था। सो कॉस्ट और समय काफ़ी कट हुआ है। ये एक रीजनल सप्लाई चेन भी बनाएगा, बिकॉज नया रूट होगा तो नया सप्लाई चेन भी बनेगा, नया रीजनल सप्लाई चेन बनेगा, और इससे यूरोप के साथ फ्री ट्रेड करने के ऑप्शंस, सेंट्रल एशिया के साथ फ्री ट्रेड करने के ऑप्शंस खुल जाएंगे। नेगोशिएशंस को एक नया बूस्ट मिल सकता है, राइट। इट्स स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इज टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं कि INSTC के अलावा बाकी जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए, उन्हें सिलोज में ना कंसिडर किया जाए। जैसे कि अभी ऐशगाबाद एग्रीमेंट हुआ था और ये फंक्शनल भी हो चुका है काफ़ी पहले ही, इंडिया इसका पार्ट रहा है, फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। अब ऐशगाबाद एग्रीमेंट के बारे में आप जानने के लिए से प्रोजेक्ट सीबर्ट को लेकर के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में रिव्यू किया है कि प्रोजेक्ट सीबर्ट के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा था वो कहाँ तक आगे बढ़ा है। प्रोजेक्ट सीबर्ट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट सीबर्ट में जो नेवल बेस बनाया जा रहा है कारवार में, जो कि कर्नाटका में है, यदि यह कंप्लीट हो जाता है तो यह लार्जेस्ट नेवल बेस होगा वेस्ट कोस्ट में, और सुएज कनाल से ईस्ट तक के पूरे इलाके में यह सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस बनने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लैक सी को लेकर के। ब्लैक सी जो है 6 कंट्री से सराउंडेड है, दैट इज तुर्किश बर्गर, इट्स अ मेनेमोनिक। तुर्किश मीन्स टर्की, बर्गर का B बुल्गारिया के लिए है, U यूक्रेन के लिए है, R रोमानिया के लिए है, G जॉर्जिया के लिए है, और एक दूसरा R जो है वो रशिया के लिए। टोटल अगर हम लोग गिनते हैं तो 6 कंट्रीज हैं, राइट। ब्लैक सी का अगर हम देखें तो ये इट इज़ कनेक्टेड वाया सी ऑफ अजोव थ्रू कर्च स्ट्रेट, अगेन इट इज़ कनेक्टेड वाया सी ऑफ मरमरा थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा खुद भी कनेक्टेड है एजियन सी से, दर्दनेलिस से, और एजियन सी फिर फाइनली मेडिटेरियन सी में चली जाती है, यानी सी ऑफ अजोब से ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा से एजियन सी से फिर मेडिटेरियन सी, और बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ कर्च, बॉस्फोरस स्ट्रेट, दर्डनेल्स। इसे भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आज करछी से बॉस ने मारा तो आग लग गई मेरे को। आज करछी से बॉस ने मारा तो आग लग गई मेरे को। आज मीन्स अजोब स्ट्रेट, देन करछी मीन्स स्ट्रेट ऑफ अजोब सी, देन स्ट्रेट ऑफ कर्च, बॉस मीन्स बॉस्फोरस स्ट्रेट, देन सी ऑफ मरा, देन आग एजियन सी, मेरे मीन्स मेडिटेरियन सी, राइट। इट्स वेरी इजी, मेनेमोनिक के थ्रू काफ़ी आसान हो जाता है याद करना। सो आप भी जब यूपीएससी की तैयारी के दौरान जितना मेनेमोनिक हो सके बनाएं, खुद से बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।